जीएसटी की 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन आने थे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस वहां पर बताए गए थे। तो 3 नए सर्कुलर आज रिलीज किए गए हैं 21 सितंबर को, डेट है 20 सितंबर। सर्कुलर्स के नंबर है 159, 160 एंड 161, यानी कि 3 सर्कुलर आए हैं और तीनों ही मैं बहुत ही ब्रीफ में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी रहे, क्योंकि आपको अच्छे से बताऊंगी, क्लैरिटी भी दूंगी आपको। कुछ एग्जाम्पल्स भी कवर किए गए हैं, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए क्विकली अब हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्कुलर नंबर 160। ठीक है, यहां मैंने ओपन कर लिया है। इस सर्कुलर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इश्यूज। टैक्स पेयर्स के लिए इसमें रिलीफ है। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें शॉर्ट में लिख दी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये जो सर्कुलर्स हैं ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिए हैं, आपको रेफर करने हो तो आप इन्हें ले सकते हैं। सबसे पहला रिलीफ दिया गया है डेबिट नोट में। डेबिट नोट को डीलिंक कर दिया गया है इनवॉइस की डेट से, यानी अभी तक जो हमारा सेक्शन 16(4) है, पहले तो आप सेक्शन 16(4) को समझिए। सेक्शन 16(4) हमारा एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई करता है आईटीसी को अवेल करने की। ठीक है, जो वो डेट है वो ये है कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले फाइनेंशियल ईयर की जो सितंबर की रिटर्न है उसको फाइल करने की लास्ट डेट तक अवेल कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका आईटीसी किसी फाइनेंशियल ईयर का रह जाता है तो आप उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो सितंबर की आपकी रिटर्न होती है उसकी लास्ट डेट तक अवेल कर सकते हो। तो अब होता क्या था कि डेबिट नोट अभी तक हमारे इस अमेंडमेंट के आने के पहले तक, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और जो ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हो रही है ना, इफेक्टिव होने की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2021 से पहले तक के अगर आपके डेबिट नोट आपने इशू किए हैं वो लिंक होते थे आपके इनवॉइस की डेट से, जिस इनवॉइस के लिए आपने डेबिट नोट बनाया। तो उससे नुकसान क्या होता था कि मान लो आपने 2019 के किसी इनवॉइस की अगेंस्ट डेबिट नोट बनाया 2020 में, तो क्योंकि वो इनवॉइस की ही डेट कंसीडर होती थी, पहले की वाला जो डेट है इनवॉइस का, वेदर आपने डेबिट नोट 2020 फाइनेंशियल ईयर में बनाया, पर क्योंकि आपका इनवॉइस 2019 से रिलेट करता था, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का जो सेक्शन 16(4) का टाइम लिमिट है वो कहीं ना कहीं इस डेट की वजह से कई बार खत्म हो चुका होता था। तो अब 1 जनवरी 2021 से इनवॉइस और डेबिट नोट की डीलिंकिंग कर दी गई है। डीलिंकिंग का मतलब सिंपल सा समझिए कि जो डेबिट नोट की डेट होगी ना, जिस डेट को आपने डेबिट नोट इशू किया होगा वो डेट आपकी मानी जाएगी, इनवॉइस की डेट नहीं मानी जाएगी। इनवॉइस चाहे किसी भी डेट का हो, जिस डेट को आपने डेबिट नोट बनाया है, इनवॉइस पे जो डेट होगी उसको नहीं देखना, डेबिट नोट पे जो डेट होगी उसको देखते हुए आपने एज पर सेक्शन 16(4) अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेना है। और ये इफेक्टिव हो गया है 1 जनवरी 2021 से, यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर इसमें फॉल कर रहा है ना, आपका 2020-21 एंड हो चुका है ना, वहां पर ये 2 तरीके से आपको अफेक्ट करेगा। जो आपने डेबिट नोट बना लिए 31 दिसंबर 2020 तक, उनके लिए तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस की डेट देखनी है सेक्शन 16(4) को कंप्लाई करने के लिए, और जो डेबिट नोट आपने 1 जनवरी 21 के बाद बनाए उनके लिए आपको डेबिट नोट की डेट देखनी है, यानी 2021 के लिए अभी आईटीसी क्लेम करने का आपके पास टाइम है। ये मैं आपको बार बार गाइड भी करती रहती हूँ, सितंबर की 3B तक आप क्लेम कर सकते हो। अभी हम राइट नाउ सितंबर ही चल रहा है हमारा, तो सितंबर की रिटर्न आप अक्टूबर में भरोगे, उस डेट तक आप 2021 का आईटीसी क्लेम कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि डेबिट नोट का ये रूल चेंज हो गया। अपने रिकंसिलेशंस कर लो फटाफट। अगर डेबिट नोट है कोई आपका जो आपने 1 जनवरी 21 के बाद इशू किया है, उसके बाद क्या इससे ये एप्लीकेबल हुआ है ना, तो उसका आप अभी क्रेडिट ले पाओगे। सो दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ एंड अ गुड मूव बाय द इनकम टैक्स ऑफिस। तो अब जो यहाँ पर सेक्शन में लैंग्वेज लिखी हुई थी ना, तो इन्होंने अमेंडमेंट क्या की है, देखिए जो सेक्शन 16(4) है सीजीएसटी एक्ट का, वो अमेंड किया गया है वाइड फाइनेंस एक्ट 2020 so as to delink the date of issuance of debit note from the date of issuance of underlying invoice for the purpose of availing input tax credit। तो अमेंडमेंट कैसे की गई है, जो पहले सेक्शन में लिखा था उसमें से एक लाइन को हटाया गया है।
A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or service or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice, और पहले लिखा था और इनवॉइस रिलेटेड टू सच डेबिट नोट, तो अब ये वाला जो वर्ड है इनवॉइस रिलेटेड टू सच ये हटा दिया गया है, यानी इनवॉइस और डेबिट नोट रह गया है वर्ड रिटेन टू फर्निशिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्निंग। ठीक है, तो सेक्शन 16(4) में से अब इनवॉइस के साथ डेबिट नोट की लिंकिंग हटा दी गई है। दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ, तो वो यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है। ठीक है, और ये 1 जनवरी 21 से इफेक्टिव हुआ है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये जो ओमिशन है, ये जो वर्ड हटाया गया है, ये 1 जनवरी 21 से हटाया गया, तो उससे पहले जो लैंग्वेज इससे पहले की थी वही पर्टेन करेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। ये बात पॉइंट नंबर 2 में समझाई गई है और मैंने आपको ब्रीफ में ऑलरेडी बता दी है कि 1 जनवरी 21 से पहले क्या होगा और 1 जनवरी 21 के बाद और 1 जनवरी 21 के बाद क्या होगा, डेबिट नोट का ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो पूरी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। डेबिट नोट है एक 7 जुलाई 21 को इशू हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस डेटेड 16 मार्च 21, यानी कि ये तो है इनवॉइस की डेट और ये है डेबिट नोट की डेट। ठीक है, क्योंकि हमारा इनवॉइस तो प्रिटेन कर रहा है कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 2020-21 में, जबकि हमारा डेबिट नोट किस फाइनेंशियल ईयर में प्रिटेन कर रहा है, 21-22 में। ठीक है, तो अब जो अमेंडमेंट आई है उसकी वजह से जो ये डेबिट नोट है इसकी डेट 7 जुलाई 21 कंसीडर की जाएगी, यानी 21-22 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसकी सेक्शन 16(4) की कंडीशन देखी जाएगी, ना कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। क्लियर है आप सभी? तो ये इस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट जो रिलीफ मिला है वो है फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस। अगर आप ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल हैं एज पर रूल 48(4), तो आपको एक कंफ्यूजन शायद अराइज हो रही होगी कि क्या इस केस में भी, जब हमने ई इनवॉइस बना लिया, क्या इस केस में भी हमें हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी है, फिजिकल कॉपी इनवॉइस की अपने साथ रखनी है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स? ठीक है, इसी के लिए इन्होंने यहाँ क्लैरिफाई किया और क्लैरिफाई करके सिंपली ये बताया है कि अब आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर ई इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड बाय द सप्लायर, यानी कि आपको जो हमारे रूल है 138(1) एंड 138(a)(2) इनको एक साथ पढ़ना है। एक साथ पढ़ोगे तो उससे यही क्रक्स निकलेगा कि फिजिकल कॉपी ई इनवॉइस के केस में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड बाय सप्लायर। किस मैनर में? एज पर रूल 48(4) ऑफ द CGST रूल, एंड प्रोडक्शन ऑफ QR code having an embedded invoice reference number electronically for verification by the proper official would suffice. Then तीसरा जो पॉइंट इसमें क्लैरिफाई किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारा सेक्शन है 54(3). ये प्रोहिबिशन लगाता है इन रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC। ठीक है, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइजेशन ITC के लिए ये प्रोहिबिशन लगाता है 54(3). किसके लिए? इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि क्या ये ऐसी गुड्स पे भी एप्लीकेबल है जिन पर नील रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगा गया, तो ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि क्योंकि सेक्शन 54(3) पर्टिकुलरली बोलता है कि सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, यानी कि एक्चुअली उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लेविएबल होनी चाहिए। देयरफॉर क्योंकि नील रेटेड पे और एग्जाम्प्टेड गुड्स पे तो मतलब ही नहीं है हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी आने का, तो क्योंकि जहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही तो इसीलिए वहां पर सेक्शन 54(3) भी एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि 54(3) की जो प्रोहिबिशन है अनयूटिलाइज्ड ITC को अवेल करने की, वो नील और एग्जाम्प्टेड एक्सपोर्ट ड्यूटी के केस में जहां पे नील रेट होगा या एग्जाम्प्टेड होगा वहां पर अप्लाई नहीं होगी। वुड नॉट बी कवर्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 54(3) ऑफ द CGST एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ अवेलमेंट ऑफ रिफंड ऑफ अक्यूमुलेटेड ITC। यानी अगर आपकी नील रेटेड गुड्स हैं या एग्जाम्प्टेड गुड्स हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी से एग्जाम्प्टेड गुड्स हैं आपकी, ठीक है, तो आप पर 54(3) की जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगी। तो वो क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी जिसे यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ हमने डिस्कशन कर ली
पहले हमने डिस्कशन कर ली सर्कुलर नंबर 160 की। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। अभी भी कोई डाउट अराइज हो रहा है तो कमेंट करके आप डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे फर्दर वीडियोस में उन्हें क्लैरिफाई करने की। सर्कुलर है 159 नंबर सर्कुलर क्लैरिफाई करता है आपके डाउट्स रिलेटिंग टू स्कोप ऑफ इंटरमीडियरी। इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगी गई थी कि किस केस में हम इंटरमीडियरी सर्विस मानेंगे और किस केस में नहीं। तो जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है, पहले तो ये बताया होता है कि लॉ में उसके बारे में कहाँ लिखा है। तो इंटरमीडियरी सर्विस के बारे में भी लिखा है सेक्शन 213 ऑफ द जीएसटी यानी आईजीएसटी एक्ट में लिखा है इंटरमीडियरी मीन्स अ ब्रोकर। तो आपको डेफिनेशन अगर पता है तो आपको जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाता है। ब्रोकर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, एनी अदर पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड who arrange or facilitates the supply of goods or service or both or securities between two or more person but does not include a person who supplies such good or service or both or security on his own account। यहाँ पर जो ये मैंने डेफिनेशन आपको पढ़वाई है ये एज पर जीएसटी है। फिर इन्होंने एक और जगह की डेफिनेशन यहाँ रेफर की है विच इज ऑफ सर्विस टैक्स एक्ट, जिसमें भी सेम वर्ड लिखा है, सिर्फ सिक्योरिटीज को छोड़ के। वहां पे सिक्योरिटीज को रेफर नहीं किया और एक लाइन एक्स्ट्रा है, पढ़ लेते। इंटरमीडियरी मीन्स अ ब्रोकर एंड एजेंट और एनी अदर पर्सन हु अरेंज और फैसिलिटेट अ प्रोविजन ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन टू और मोर पर्सन but does not include a person who provide the main service or supply the goods on his account। तो इंटरमीडिएट को समझने के लिए आपको सिंपल एक चीज समझनी है कि एक पार्टी है एक्स, एक पार्टी है वाई। एक्स और वाई, एक है सप्लायर, एक है रिसिपिएंट। सप्लायर को रिसिपिएंट के बारे में नहीं पता, रिसिपिएंट को सप्लायर के बारे में नहीं पता। एक एजेंट बैठा हुआ है जेड, जो एक्स पर्सन को वाई पर्सन से कोरिलेट कराता है, यानी ये सप्लायर वाई पर्सन को गुड सप्लाई करता है थ्रू जेड। ठीक है, तो जेड ने यहाँ पे क्या रोल प्ले किया एज इंटरमीडिएट। ये हमें बिल्कुल सही से समझ आ रहा है कि जेड ने बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम किया, इंटरमीडिएटरी की तरह काम किया। ये तो बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी है कि वो कहते हैं कि कभी भी आपको इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर को जानना हो, आपको देखना हो कि क्या वो पर्सन एज अ इंटरमीडिएट काम कर रहा है या नहीं, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स देख लो। पहले तो ये देख लो कि मिनिमम 3 पार्टीज होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि देखो यहाँ कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज होनी चाहिए, यानी कि एक तो मेन सप्लाई और एक एंसिलरी सप्लाई। अब जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया, इसमें जो सप्लाई एक्स से वाई के बीच में जा रही है दिस इज द मेन सप्लाई, और जो जेड ने सप्लाई दी है एक्स को या वाई को, या तो रिसिपिएंट ने इसे सर्विस ली होगी या सप्लायर ने, जिसको भी दी है वो हो गई एंसिलरी सर्विस। ठीक है, तो आपको देखना है कि सप्लाई भी इसमें 2 तरह की होंगी, 3 पार्टीज होंगी, 2 तरह की उनके बीच में सप्लाईज होंगी जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नेचर की होंगी। Intermediary service provider to have the character of an agent, broker or any other similar person। जो ये इंटरमीडिएट सर्विस दे रहा है उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए, जैसे कि एक एजेंट, ब्रोकर या किसी और सिमिलर पर्सन का होता है। ठीक है, जो अपने आप गुड्स को सप्लाई नहीं करता, अपने आप सर्विसेज को सप्लाई नहीं करता, सिर्फ एक फैसिलिटी देता है। Then does not include a person who supplies such goods or service or both or securities on his own account। अब जो खुद ही अपने आप ही सर्विस दे रहा है, अपने आप ही गुड्स सप्लाई कर रहा है, अपने आप ही सर्विस सप्लाई कर रहा है, क्या वो इंटरमीडिएट हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो वो अपने कुछ भी कोई गुड या अपनी कोई भी सर्विस सप्लाई ना कर रहा हो। और साथ ही यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन दिया कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर अ सर्विस इज नॉट इंटरमीडिएट सर्विस, यानी कि अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसे फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट करके आगे सप्लाई करते हो, वो भी इंटरमीडिएट सर्विस नहीं है। ये आप एग्जांपल से समझो। A and B have entered into a contract which A needs to provide a service of annual maintenance of tool and machinery to B। A and B के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें A ने B को AMC देनी है टूल्स की। ठीक है, ए ने ये सब कॉन्ट्रैक्ट किया इसका विद सी, मतलब ए के साथ एक और पार्टी इन्वॉल्व हो गई। ए ने सी से बात की, प्रोवाइड द सर्विस ऑफ एएमसी टू ए एज अ पार्ट ऑफ सच सब कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोवाइडिंग एएमसी ऑफ टूल और मशीनरी टू कस्टमर ऑफ ए।
ठीक है, सी किसके लिए काम कर रहा है, ए के कस्टमर्स के लिए, यानी कि बी के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ ए। दो सी इज आई डीलिंग विद द कस्टमर ऑफ ए, बट सी इज प्रोवाइडिंग मेन सप्लाई। सी क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई जा रही है एएमसी की बी के पास थ्रू सी, बट क्या सप्लाई कर रहा है सी, मेन सप्लाई, यानी सी ही एएमसी दे रहा है, एंसिलरी सर्विस नहीं दे रहा, मेन सप्लाई दे रहा है। तो ऑफ कोर्स ये हमारी इंटरमीडिएट सर्विस नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको कि किस केस में होगा। तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। इलिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पर जो नॉर्मल सिनेरियो के लिए है। ए इज मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ अ मशीन, एक पर्सन ए है। सी हेल्प ए इन सेलिंग द मशीन बाय आइडेंटिफाई क्लाइंट बी, सी ने एक क्लाइंट ढूंढा बी, यानी ए सप्लायर है, बी रिसिपेंट है, ये सप्लायर हो गया, ये रिसिपेंट हो गया। क्या करना चाहते हैं, वांट टू परचेज दिस मशीन एंड हेल्प इन फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन बाय ए टू बी। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में किसने कॉन्ट्रैक्ट कराया, सी ने। ठीक है, सी चार्ज ए फॉर हिज सर्विस ऑफ लोकेटिंग बी, सी ने ए से क्या चार्ज किया कि उसने बी को उसे लोकेट करके दिया है और हेल्प किया है टू फाइनलाइज सेल ऑफ मशीन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच सी इन्वॉल्व। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे दो सप्लाई हैं, जो एक तो ए और बी के बीच में हुई है और एक ए और सी के बीच में हुई है। ये तो है मेन सप्लाई और ये है एंसिलरी सप्लाई। सो दिस इज इंटरमीडिएरी सर्विस, सी इज एन इंटरमीडिएरी एंड इज प्रोवाइडिंग इंटरमीडिएट सर्विस टू ए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया इस एग्जांपल से। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, 5 तरह की इसमें इलिस्ट्रेशंस कवर की गई है। तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, इसको रेफर कर सकते हो। अब मैं आपको ले आई हूँ नोटिफिकेशन नंबर 161 पे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आई है फॉर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ये मैं आपको बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में समझाना चाहूंगी। इसमें एक्चुअली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो हमारी डेफिनेशन है, पहले आप उसे समझिए। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं सर्विस का तो आपको पता भी होगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तभी मानी जाती है, मींस द सप्लाई ऑफ एनी सर्विस व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि जो सप्लायर है वो तो इंडिया का पर्सन है और जो रिसिपेंट है वो आउटसाइड इंडिया का पर्सन है। ठीक है, ये तो पहली 2 कंडीशन होगी। तीसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है, हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है यानी इंडिया से आउटसाइड इंडिया हमारी सर्विस दी जा रही है, और जो इस सर्विस के अगेंस्ट कंसिडरेशन मिल रहा है वो फॉरेन करेंसी में है। ठीक है, ये हमें बातें, यहाँ 4 बातें बताई हैं। इसके अलावा एक 5वीं बात यहाँ और बताई गई है, द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द रिसिपेंट ऑफ सर्विस आर नॉट मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। यहाँ बताया गया है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तब नहीं माना जाएगा जब अगर ये सप्लायर और रिसिपेंट डिस्टिंक्ट पर्सन होते। ठीक है, अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है, इन्हें एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया। ये बोला गया कि ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया में है और उसकी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है, या ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो एक स्टेट में है और उसकी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट किसी और स्टेट में है, या ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो एक स्टेट में है और उसकी जो अदर एस्टैब्लिशमेंट है उसका कोई बिजनेस वर्टिकल है, रजिस्टर्ड है विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, देन सच एस्टैब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये तो हमें बिल्कुल क्लियर था। अब डाउट ना इस पॉइंट पे अराइज हुआ, इस पॉइंट पे डाउट क्यों अराइज हुआ कि कई बार जो ये एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया और एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया होते हैं, यानी एक कंपनी आपकी इंडिया की हो गई, एक आपकी कंपनी होगी फॉरेन कंपनी है बाय अदर लॉ, और इंडियन कंपनी गवर्न होती है बाय इंडियन लॉ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल सा बना दिया, एक इंडियन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, ये एक दूसरे की सिस्टर कंसर्न या ग्रुप कंसर्न या सब्सिडरी एक्सेट्रा है। तो बट इस केस में एक कंपनी तो इंडियन लॉ से गवर्न हो रही है और एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी है वो फॉरेन लॉ से, आउटसाइड इंडिया किसी लॉ से गवर्न हो रही है। तो इस केस में इसमें बोला गया है, इस क्लैरिफिकेशन में बताया गया है कि इन दोनों को माना जाएगा सेपरेट एंटिटी, सेपरेट पर्सन, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन। तो क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो मानी जाएगी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होनी है वो तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच वाली ट्रांजैक्शन है। तो क्योंकि ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है वो क्या मानी जाएगी,
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्लैरिफिकेशन में यही बोला है, एंड में जाके इसका जो कंक्लूजन है वो यही बोला है, इन व्यू ऑफ अबव इट इज क्लैरिफाइड दैट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया व्हिच इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ फॉरेन कंपनी अंडर कंपनी एक्ट आर सेपरेट पर्सन अंडर CGST एक्ट एंड thus are separate legal entity. Accordingly, these two separate persons would not be considered as merely establishment of a distinct person in accordance with the explanation of section 8. इसीलिए इनके बीच में जो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी that would qualify as export of service subject to fulfillment of other condition as provided under subsection 6 of section 2 of the IGST. तो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है और इस तरह से मैंने आपको चार्ट वगैरह बना के बताया, तो मैं उम्मीद करूँ आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोर्सेज एक्टिव हैं, आप सभी के बेनिफिट के लिए एक्टिव है ये कोर्सेज। इनकम टैक्स में आईटीआर 1 to 4 आप सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स की नॉलेज चाहते हैं, तो हमारा इनकम टैक्स का कोर्स अभी लाइव क्लासेस चल रहा है। वैसे आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाती है, जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं और आगे भी उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। इसमें एनरोल करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देन हमारा जीएसटी कोर्स भी एक्टिव है, जीएसटी एंड इनकम टैक्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। एनुअल रिटर्न जो हमारी है 2021 की, जल्दी ही उसकी लास्ट डेट आने वाली है, नियर है, तो अगर आपको विदाउट एनी एरर अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, जैसे 9C फाइल करनी है, तो आप हमारा ये सेशन ले सकते हैं। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, 3 आवर्स का अप्रोक्सीमेट ये सेशन है। अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो और अपना टाइम सेव करना चाहते हो, साथ ही अपने स्टाफ का भी जो इतना सारा टाइम आप कंज्यूम करा देते हो ना बैलेंस शीट में लाने में, ओपनिंग क्लोजिंग में लाने में, वो सारा अगर आप सेव करना चाहते हो तो हमारा ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स लीजिए, कैसे आप एक्सेल की पावर को यूज करके बैलेंस शीट को ऑटोमेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।